ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे थे। पुलिस की सायरन बजाती गाड़ियां राजधानी लखनऊ की सड़कों पर दौड़ रही थी। आला अधिकारी दिन रात एक किए थे। देश भर के मीडिया कर्मियों का मेला लखनऊ में जुट चुका था। हालात बयान कर रहे थे कि कुछ बड़ा, बहुत बड़ा होने वाला था। असल में ये सारी जद्दोजहद थी एक ऐसे इंसान को पकड़ने की जो उस समय देश का सबसे बड़ा और सबसे कद्दावर बिजनेसमैन था। उसने एक ऐसा परिवार खड़ा किया था जिसमें रेलवे के बाद सबसे ज्यादा लोग नौकरी कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं सहारा परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय। आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे दें, किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है सुब्रत रॉय सहारा की। गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ जारी हुआ था। Trouble for Sahara chief Subrata Roy. The Supreme Court has ordered his arrest today after he failed to appear before the court in a contempt case. ये खबर इस वक्त आ रही है, सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय अच्छी खबर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय की याचिका रद्द कर A day after the police failed to detain Subrata Roy after a non-bailable warrant was issued against him, the Sahara chief has surrendered. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे स्कूटर पर दुकान दुकान जाकर नमकीन बेचने वाला एक शख्स हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन बैठा। कैसे उसने अरबों खरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया और कैसे महज एक शिकायत ने उसके बनाए साम्राज्य को तहस नहस करके रख दिया। आखिर क्यों उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे और क्यों उसे जेल जाना पड़ा, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से। ये कहानी शुरू होती है बिहार के अररिया जिले से। 10 जून 1948 मूल रूप से बंगाली सुधीर चंद्र रॉय और छवि रॉय के घर किलकारियां गूंजी। ये किलकारियां थी ऐसे बच्चे की जो बड़ा होकर न केवल बिजनेसमैन बनने वाला था बल्कि देश के बिजनेस को एक नई दिशा और दशा देने वाला था। नाम था सुब्रत रॉय। उन्होंने अपनी स्कूलिंग कोलकाता के होली चाइल्ड स्कूल से की। इसके बाद गोरखपुर के राजकीय तकनीकी संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। सुब्रत रॉय शुरू से ही बिजनेस माइंडेड थे। कभी लोग जानते होंगे कि अपने शुरुआती दिनों में वो लमरेटा स्कूटर पर नमकीन के पैकेट्स बेचा करते थे। इस दौरान उन्होंने छोटे कामगारों को ऑब्जर्व किया। उन्होंने चाय वालों, सब्जी बेचने वालों और दिहाड़ी मजदूरों को बहुत करीब से देखा। उन्होंने पाया कि इस वर्ग को ना तो बचत की आदत है ना ही इन्वेस्टमेंट की। उन्हें अपना भविष्य दिख गया था। साल 1978 में उन्होंने गोरखपुर में ही एक कंपनी की नींव रख दी थी जिसका नाम रखा सहारा इंडिया परिवार। जानकर हैरान होंगे कि ये कंपनी जब शुरू हुई तब उसकी कुल जमा पूंजी थी मात्र 2000 रुपए और कर्मचारियों की संख्या थी केवल 3। सुब्रत रॉय ने सीधे निचले तबके के लोगों की नब्ज पकड़ी। उन्होंने लोगों से कहा कि वे उन्हें केवल 1 रुपए रोज दे और बदले में वो उन्हें अच्छा रिटर्न देंगे। स्कीम लोगों को पसंद आई और लोगों ने अपना पैसा तो लगाया ही, साथ ही अपने जानने वालों को भी इसमें पैसा लगाने के लिए मोटिवेट किया। देखते ही देखते इस कंपनी ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। फाइनेंस से होते हुए कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, मीडिया, एंटरटेनमेंट, IT, एयरलाइन सेक्टर में जा पहुंची। साल 2004 में टाइम मैगजीन ने सहारा परिवार को इंडियन रेलवे के बाद भारत का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर माना। वही साल 2012 में इंडिया टुडे ने सुब्रत रॉय को भारत के 10 सबसे प्रभावशाली व्यवसायियों में शुमार किया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब सहारा इंडिया परिवार के बिजनेस में सैचुरेशन की स्थिति आ गई। उससे जितने लोग जुड़ना चाहते थे वो जुड़ चुके थे। अब और विस्तार की संभावनाएं लगभग नील थी। ऐसे में कंपनी ने पैसा जुटाने के लिए एक फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो कंपनी और कंपनी के मालिक पर भारी पड़ने वाला था। सितंबर 2009 में सहारा ग्रुप की कंपनी सहारा प्राइम सिटी ने सेबी के पास IPO लाने के लिए DRHSP या सरल भाषा में कहें तो आवेदन दाखिल किया। इसके ठीक अगले महीने ग्रुप की 2 और कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी कंपनी रजिस्ट्रार के पास IPO की अर्जी दाखिल की। सेबी को DRHP में कुछ खामियां दिखी। उसे ग्रुप की 2 कंपनियों की पैसा जुटाने की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ लगी। ये दोनों कंपनियां SIRECL और SHICL थी। सेबी ने उस वक्त कंपनी पर कोई कार्यवाही नहीं की, लेकिन ये सहारा के लिए आने वाले तूफान की आहट जरूर थी। 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को सेबी के पास 2 शिकायतें दर्ज हुई। शिकायत में कहा गया कि सहारा की कंपनियां गलत तरीके से पैसा जुटा रही हैं। इन शिकायतों ने सेबी की शंका पर मुहर लगा दी। इसके बाद सेबी ने 2 कंपनियों को SIRCL और SHICL की जाँच शुरू कर दी। जांच में सेबी ने पाया कि इन दोनों कंपनियों ने निवेशकों से करीब 24,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सेबी ने सहारा की इन दोनों कंपनियों को तत्काल पैसा जुटाने को बंद करने को कहा और निवेशकों को 15% ब्याज के साथ पैसा लौटाने का सख्त आदेश दिया। हालांकि सहारा सेबी के इस आदेश से खुश नहीं था। वो सेबी के आदेश के खिलाफ सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल पहुंचा, लेकिन यहाँ भी फैसला सहारा ग्रुप के खिलाफ ही गया और इसके बाद शुरू हुआ अदालती कार्रवाई का दौर। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा।
सुनवाई के दौरान इस बात की भी संभावना जताई गई कि सहारा ग्रुप द्वारा काले धन को छुपाने के लिए बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग भी की गई थी। माननीय कोर्ट ने जब कंपनी से फंड का सोर्स पूछा तो कंपनियां कोई संतोषजनक जवाब देने में विफल रही थी। अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में सहारा ग्रुप की दोनों कंपनियों को इन्वेस्टर्स का पैसा सेबी के पास 3 महीने के अंदर 15% ब्याज के साथ जमा कराने का आदेश दिया। साथ ही ये भी आदेश दिया कि कंपनियां अपने इन्वेस्टर्स की सारी डिटेल सेबी को सौंपें। पैसे 3 किस्तों में दिए जाने थे। पहली किस्त के 5120 करोड़ रुपए कंपनी ने सेबी के पास तुरंत जमा करा दिए, लेकिन बाकी की 10-10 हजार करोड़ रुपए की 2 किस्तें लौटाने में कंपनी विफल रही। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सहारा ने सेबी को 127 ट्रकों में भरकर दस्तावेज भेजे थे। जिसने भी ये सुना उसने दांतों तले उंगलियां दबा ली। हो सकता है कि कंपनी को लगा हो कि 127 ट्रक दस्तावेज भला चेक कौन करेगा, लेकिन सेबी सहारा को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने बाकायदे एक टीम बना दी जिसका काम था इन दस्तावेजों की जांच करना। इसके लिए सेबी ने 55 करोड़ रुपए भी खर्च किए। सारे दस्तावेज की जांच के बाद सेबी ने पाया कि इसमें से ज्यादातर दस्तावेज फर्जी हैं। साथ ही इन दस्तावेजों से जो जानकारी मिली वो भी आधी अधूरी है। सेबी ने जब बाकी के 20,000 करोड़ की बात की तो सहारा ने बताया कि उसने इन्वेस्टर्स को खुद ही पैसे लौटा दिए। हालांकि जांच में ये दावा भी झूठा पाया गया। सहारा ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग का शक गहराता जा रहा था। सहारा इंडिया के बैंक अकाउंट और संपत्तियां फ्रीज की जाने लगी थी। 26 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय सहारा के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया। यूपी पुलिस इनको खोजते हुए सहारा सिटी पहुंची, लेकिन ये वहां से भी नदारत थे। सहारा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए तमाम तिकड़में भी लगाई। यहाँ तक कि उन्होंने सभी अखबारों के फ्रंट पेज पर एक विज्ञापन के जरिए अपनी सफाई भी पेश कर दी। उन्होंने एक भावुक पत्रनुमा विज्ञापन में कहा कि उनकी 92 वर्षीय माँ बेहद बीमार है और इस वक्त उनका माँ के पास रहना बहुत जरूरी है। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए सहारा हाउस अरेस्ट में भी रहने को तैयार थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं सुनी। कोर्ट ने न केवल नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर दिया बल्कि उन्हें पुलिस को 4 मार्च को कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश भी दे दिया। हालांकि मजे की बात यह रही कि जिस बीमार माँ के साथ रहने की वो दुहाई देते हुए कोर्ट से खुद को अरेस्ट न करने की बात कर रहे थे। पुलिस कार्रवाई के समय तो वो माँ घर में मौजूद मिली, लेकिन सुब्रत रॉय का अता पता नहीं था। हालांकि बाद में उनकी तरफ से सफाई में ये कहा गया कि उस समय अपनी माँ के इलाज के संबंध में डॉक्टरों से मिलने गए थे। 28 फरवरी 2014 को भारी पुलिस की मौजूदगी में पुलिस ने उन्हें उनके आवास से गिरफ्तार कर। हालांकि सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी के चंद मिनटों के बाद ही उनके बेटे सीमांतो ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके पिता सुब्रत रॉय को पुलिस ने नहीं पकड़ा बल्कि उन्होंने खुद सरेंडर किया है। उनकी गिरफ्तारी कोई सामान्य गिरफ्तारी नहीं थी। इस समय 2 खबरें चल रही थी। एक खबर में कहा गया कि सुब्रत रॉय इस समय दिल्ली में ही है और वहीं से सरेंडर करेंगे। जिस होटल से उनके बेटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे वहाँ अच्छी खासी संख्या में पुलिस भी तैनात हो गई। वहीं खबर ये थी कि सुब्रत रॉय लखनऊ में अपने आवास में ही मौजूद है। सुब्रत रॉय गिरफ्तार भले ही हुए हों, लेकिन उनकी हनक और ठसक में कोई कमी नहीं थी। जब उन्हें लखनऊ से दिल्ली ले जाया जा रहा था तब उन्होंने पुलिस की गाड़ी में बैठने से मना कर दिया और ये खुद अपनी आलीशान गाड़ी में दिल्ली गए थे। सहारा के वकीलों ने कोर्ट से सहारा श्री को बेल दिलाने के लिए दिन रात एक कर दिया। 22 दिन बाद कोर्ट रूम कुछ नरम पड़ा, लेकिन उसने 5,000 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी मांग ली। बेल मिलना लगभग तय हो गया था। सुब्रत रॉय को चाहने वाले उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाए बैठे थे, लेकिन तभी उनके वकील कपिल सिब्बल ने सबकी आशाओं पर पानी फेर दिया। सिब्बल ने बताया कि जो बैंक 5,000 करोड़ की गारंटी देने को तैयार हुआ था अब उसने गारंटी देने से इनकार कर दिया है। इसका नतीजा ये हुआ कि महलों में रहने वाले सुब्रत रॉय को फिलहाल कुछ और दिन जेल में ही काटने थे। दिन, हफ्ते, महीने यूं ही गुजरते रहे और सहारा श्री तिहाड़ की जेल में कैद अपनी रिहाई की राह तकते रहे। 7 मई 2016 को सहारा श्री को एक और झटका लगा। उनकी मां इस संसार को अलविदा कह गई। उनके वकीलों ने कोर्ट से उन्हें मां के अंतिम संस्कार के लिए पैरोल पर रिहा करने की अपील की, जिसे मानते हुए कोर्ट ने उन्हें 4 हफ्ते की पैरोल दी। इस तरह सुब्रत रॉय करीब 26 महीने तक जेल में बंद रहे। हालांकि इसके बाद उनकी बेल को 24 अक्टूबर तक बढ़ाया गया। हैरानी की बात यह है कि तब से उनकी बेल किसी न किसी आधार पर बढ़ती ही जा रही है। लेकिन सेबी की 2020-21 की एनुअल रिपोर्ट की माने तो 31 मार्च 2021 तक सेबी के पास सहारा के 23,291 करोड़ रुपए हैं, जबकि अभी तक सहारा ने इन्वेस्टर्स को महज 125 करोड़ रुपए ही लौटाए। जबकि सेबी का कहना है कि वो इन्वेस्टर्स को ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। बात चाहे जो भी हो, लेकिन दोनों की ही लड़ाई में बेचारा वो इन्वेस्टर फंसा हुआ है जिसने अपनी खून पसीने की कमाई सहारा के सहारे में लगा रखी थी। सहारा कंपनी पर देश की तमाम अदालतों में मुकदमे दर्ज है। इसी साल फरवरी में सूरत के 100 किसानों ने सहारा इंडिया परिवार के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। वहीं बिहार के लगभग 2000 लोगों ने उन पर केस दर्ज कर रखा है। सहारा श्री पर पिछले साल एक बार फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी थी, जब पटना हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था। एंटी पुलिस यहाँ भी आई और सहारा शहर में पूरे 2 घंटे तक छापेमारी भी की, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। नतीजन पुलिस नोटिस चस्पा कर वापस लौट गई। फिलहाल सहारा में निवेश करने वालों के लिए
अच्छी खबर है। सरकार की ओर से सहारा पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए वो सभी लोग रिफंड के लिए आवेदन कर सकेंगे जिनके पैसे फंसे हुए हैं। अच्छी बात यह है कि आवेदन करने के 45 दिनों के अंदर ही पैसा खाते में जमा हो जाएगा। फिलहाल इसमें 10,000 रुपए की कैपिंग है। इस खबर से इन्वेस्टर्स इस कदर उत्साहित हैं कि लॉन्च होते इस पोर्टल पर 7 लाख रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। इन्वेस्टर्स को जितनी जल्दी पैसे वापस मिले उतना ही अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं सिस्टम की उस खामी को पकड़ना और सही करना भी जरूरी है, जिसका फायदा उठाकर बड़ी बड़ी कंपनियां आम जनता की मेहनत की गाढ़ी कमाई लूट लेती हैं। इस वीडियो के जरिए हमारा उद्देश्य किसी की छवि को नुकसान पहुंचाना कतई नहीं है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च लगती है। तुम्हारी मेहनत को सफल करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।